गाइज हम लोग इसका पार्ट बी करने जा रहे हैं। ठीक है, आपका सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन का पार्ट ए कमेंट बॉक्स में मैंने पिन किया है, आप वहां से पार्ट ए देख लीजिएगा, उसके बाद मैं पार्ट बी देख लूंगा। ठीक है ना। और प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं पार्ट बी स्टार्ट करता हूं और कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके पार्ट बी भी खत्म करूंगा। मैंने बोला ना पार्ट ए में 2 चैप्टर है, पार्ट बी में 2 चैप्टर, ये 4 चैप्टर पढ़ के जाइए, आपका इजिली हो जाएगा। ठीक है, आप आराम से पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दिए हुए हैं, जितना आप चैप्टर पढ़ा रहा हो बस यही पढ़ के जाना आपको। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट एनालिसिस। फॉर एग्जांपल, मान लो मैं एक बिजनेस चला रहा हूँ। ठीक है, उस बिजनेस में, ठीक है, उस बिजनेस में मुझे मान लो सॉफ्टवेयर का नीड है, बट सॉफ्टवेयर का नीड तो बाद में है, पहले मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करना, फिर उसको रिकॉर्ड करना। ठीक है, मान लो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर आया, जैसे मान लो मेरे पास कोई डेवलपर आता है, मैं बोलता हूँ मुझे अपनी क्लासेस में ये चाहिए, मेरे वेबसाइट में ये सब दिखना चाहिए, दैट इज माय रिक्वायरमेंट। तो मैंने उसको सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया। अब जो डेवलपर है वो सारा इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करेगा, मेरे से वेरीफाई करवाएगा और बोलेगा सर आपको यही चाहिए था, मैं बोला हाँ यही चाहिए था। अब उसके हिसाब से वो सॉफ्टवेयर बना करके दे देगा। इसी प्रोसेस को अपने बोलते हैं इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ठीक है, दूसरा होता है डेटा फ्लो डायग्राम। आपको मैंने चैप्टर 2 में ऑलरेडी ये पढ़ा दिया है। प्रोसेस मॉडल क्या होता है, जैसे इनपुट से आउटपुट बनता है ना, तो इनपुट से आउटपुट कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी इंफॉर्मेशन आप सिस्टम में डालते हो वो क्या होता है, इनपुट होता है, फिर ये प्रोसेस होकर आउटपुट में कन्वर्ट होता है, इसी को अपने बोलते हैं प्रोसेस मॉडल। देखो, इट इज ए ग्राफिकल or a structure representation that show sequence of activity, process and data flow within system. It helps system analysis understand how system work एंड हाउ डिफरेंट टास्क आर परफॉर्म। वही बोला ना कि सिस्टम कैसे काम करता है, आप इनपुट डाले, इनपुट से आउटपुट आया, तो सिस्टम कैसे वर्क करता है, मतलब प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं। तो प्रोसेस मॉडल का मतलब क्या है कि कैसे कोई काम किया जाता है। तो ऑब्वियसली आप पहले सिस्टम में इनपुट डालोगे, फिर आउटपुट आएगा, तो बीच में एक प्रोसेस हो रहा है, एक एक्टिविटीज हो रही है, उसी को बोलते हैं प्रोसेस मॉडल। ठीक है ना। जैसे आप एग्जाम्पल में दिया, आप ऑर्डर प्लेस करते हो, तो ऑर्डर प्लेस करने से डिलीवरी तक का एक प्रोसेस है, उसी को बोलते हैं प्रोसेस मॉडल। ठीक है, ऑर्डर आप प्लेस करोगे तो प्रोडक्ट डिलीवरी तक प्रोसेस है ना, आप ऑर्डर प्लेस किए, आपको कंफर्मेशन मैसेज आएगा, फिर वहां पे डिलीवरी दिखाएगा, फिर आप ट्रैकिंग करोगे, फिर जिस दिन आने वाला रहेगा उस दिन आपको ओटीपी आएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस को बोलते हैं प्रोसेस मॉडल। ठीक है, मतलब सिंपल समझो, इनपुट से आउटपुट के बीच का जो प्रोसेस है दैट इज प्रोसेस मॉडल। ठीक है ना। प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट एनालिसिस, क्या प्रोसेस इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट एनालिसिस का पहला प्रोसेस है, आप आइडेंटिफाई द यूजर। यूजर मतलब आपको किस जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो किसके लिए चाहिए, एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काम सॉफ्टवेयर बनवाना है, या कस्टमर को पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं अपना वेबसाइट बनाता हूँ स्टूडेंट फ्रेंडली, तो मेरे लिए यूजर कौन है, स्टूडेंट फ्रेंडली, तो मैं स्टूडेंट के हिसाब से अपना सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, अपना वेबसाइट बनाऊंगा, तो मेरे लिए यूजर कौन होगा, स्टूडेंट होगा। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट, तो मैंने अपने डेवलपर को बोला भाई स्टूडेंट को कोर्सेज दिखना चाहिए, जब स्टूडेंट बाई नाउ का ऑप्शन करे तो वहां से वो व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने जो भी रिक्वायरमेंट था, मैंने सारे इन्फॉर्मेशन डेवलपर को बोल दिया। अब डेवलपर क्या करेगा, सारी इन्फॉर्मेशन को एनालिसिस करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद वो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, वो सारी इन्फॉर्मेशन को एनालिसिस करके सारा का सारा इन्फॉर्मेशन को मतलब लिखेगा। लिखेगा मतलब नोट करेगा, क्या बोल रहा है देखो ना, ऑल द इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट आर रिकॉर्डेड इन द प्रॉपर डॉक्यूमेंट, सारा इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, प्रॉपर्ली वो रिकॉर्ड करेगा। फिर मेरे साथ वो वेरीफाई करेगा कि सर आपको ये नीड है, मैंने बोला हाँ मेरे को ये नीड है। फिर वो फाइनली रिक्वायरमेंट, फिर फाइनली वो मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक सॉफ्टवेयर बना करके दे देगा। आफ्टर वेरिफिकेशन, फाइनल लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इज अप्रूव्ड। दीज रिक्वायरमेंट आर देन यूज फॉर सिस्टम डिजाइन। अब यही सारा इंफॉर्मेशन से मेरा वेबसाइट, मेरा ऐप बन करके आ जाएगा। ठीक है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ डेटा फ्लो डायग्राम। क्या क्या कंपोनेंट, पहला होता है प्रोसेस, कोई भी डेटा होता है इनपुट डालोगे तो आउटपुट आएगा, बीच में क्या होगा, प्रोसेस। दूसरा होगा डेटा फ्लो। डेटा फ्लो का मतलब क्या हो गया, कैसे डेटा एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा रहा है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रहा है, मूवमेंट ऑफ डेटा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू अनदर, मतलब एक सिस्टम से कैसे दूसरे सिस्टम में डेटा जा रहा है, ये हो गया डेटा फ्लो। डेटा स्टोर, कैसे डेटा स्टोर हो रहा है, कहाँ पे डेटा स्टोर किया जा रहा है। ठीक है ना। एक्सटर्नल एंटिटी, एन एक्सटर्नल एंटिटी इज अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड डेटा टू द सिस्टम। कहां से डेटा आ रहा है, मतलब कौन सा एक्सटर्नल पार्टी है जिससे डेटा आ रहा है, बस ये 4 बात आप लिखेगा। दीज आर द कंपोनेंट ऑफ डेटा फ्लो डायग्राम। ठीक है, राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटा फ्लो डायग्राम। ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला डेटा को मूवमेंट बताता है,
अंडरस्टैंड द सिस्टम प्रोसेस, कैसे पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है वो बताता है। आइडेंटिफाई द इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट क्या है आउटपुट क्या है, ये दोनों को आइडेंटिफाई करता है। और जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम उसको इजी करता है। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। फिजिकल डेटा फ्लो डायग्राम विद द डायग्राम, ठीक है। ये डायग्राम आप देख लीजिएगा कैसे बना हुआ है। इसका अगर आप 60% 50% भी बना देंगे तब भी काम हो जाएगा। बस मैं तो बोलूंगा ये वाला पार्ट बना के चलाना, बस ये वाला पार्ट इतना बना के चलाना बस, और कुछ मत बनाना, ठीक है ना। इसका एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, और जो एक्सप्लेनेशन रहेगा उसके हिसाब से डायग्राम बना देना यहाँ पे, ठीक है ना। So actual system operation, a physical DFD represent how system operate in reality, मतलब DFD डेटा फ्लो डायग्राम से पता चलता है कैसे सिस्टम काम करता है। आइडेंटिफाई पीपल इन्वॉल्व, ये इससे पता चलता है कितने पीपल कितने लोग इन्वॉल्व है पूरे सिस्टम में। सो फिजिकल डॉक्यूमेंट, DFD इंक्लूड फॉर्म रिपोर्ट इनवॉइस एंड अदर डॉक्यूमेंट, मतलब डेटा फ्लो में सब पता चलेगा क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट है, क्या क्या इनवॉइसेस है, सब कुछ जितने भी फिजिकल डॉक्यूमेंट है सब कुछ पता चलेगा, ठीक है ना। जैसे देखो ना एग्जांपल, अगर कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म, फीस रिसीव्ड, ये क्या फिजिकल डॉक्यूमेंट है। ऐसे अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो जो बिल्स होती हैं, जो बिल होती है, जो खर्चे का बिल होता है, वो सब आपका क्या हो गया, फिजिकल डॉक्यूमेंट हो गया। Display data storage method is so where data is physically stored such as file register database। तो DFD से पता चलता है ना फिजिकली आपने डेटा कहाँ स्टोर किया है। तो आप जो डेटा फिजिकली भी स्टोर करते हो, मैंने आपको बोला था ना इस पूरे चैप्टर, इस पूरे सब्जेक्ट में ना, आप याद रखिएगा सिस्टम दो टाइप्स हो सकता है। आप डेटा को फिजिकली भी स्टोर कर सकते हैं, या डेटा को आप क्लाउड में भी कर सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। एक्सप्लेन, बस इतना 4 से 5 पॉइंट याद कर लीजिएगा, 5 पॉइंट कर लीजिए। एक्सपेंस ऑफ डेटा मूवमेंट, इट्स शो हाउ डेटा मूव बिटवीन द पीपल डिपार्टमेंट एंड स्टोरेज लोकेशन। इससे पता चलता है कैसे डेटा एम्प्लॉय से एम्प्लॉय के पास जा रहा है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहा है, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जा रहा है, इससे ये पता चलता है, ठीक है। हेल्प्स इन सिस्टम एनालिसिस, DFD से सिस्टम एनालिसिस में बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है। बस ये 6 पॉइंट पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लॉजिकल डेटा फ्लो विद डायग्राम, तो वो डायग्राम देख लीजिएगा, ऐसे डायग्राम में देख लीजिएगा, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट डायग्राम बनाना है, 60-70% भी एग्जैक्ट बना देंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो लॉजिकल फ्लो डेटा क्या होता है, देखो पहला लॉजिकल फ्लो, पहला था सो लॉजिकल फ्लो डेटा। So, logical flow data describe how data move through the different process in a system. It focus on system function rather than physical details. So, how admission data is processed in college system. जैसे लॉजिकल फ्लो डेटा का मतलब क्या है, जैसे मेरे सेंटर में ना मान लो ऑनलाइन कैसे एडमिशन होता है, यही पूरे प्रोसेस को अपने बोलेंगे लॉजिकल फ्लो डेटा। कॉलेज में ऑनलाइन कैसे एडमिशन हो रहा है, या कॉलेज में एडमिशन का प्रोसेस क्या है, इस पूरे प्रोसेस को अपने बोलेंगे लॉजिकल फ्लो ऑफ डेटा, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्स, इट डज नॉट शो पीपल डिपार्टमेंट कंप्यूटर्स और डिवाइस। लॉजिक देखो, नॉर्मली जो फ्लो ऑफ डेटा था DFD था, वो पीपल बताता था कितने पीपल इन्वॉल्व है, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व है, कौन कौन डिवाइस इन्वॉल्व है, बट ये नहीं बताता है। ये सिंपली ये बताता है काम कैसे हो रहा है, कितने लोग इन्वॉल्व है, ये बात ये नहीं बताता है। आइडेंटिफाई द सिस्टम प्रोसेस, लॉजिकल DFD क्लियरली शो द एक्टिविटी परफॉर्म डेटा, ये जस्ट ये बताता है कि कैसे काम हो रहा है, ठीक है ना, काम कैसे हो रहा है, क्या बोला है, सो द एक्टिविटी परफॉर्म डेटा। डेटा गया, डेटा से आउटपुट आया, तो आउटपुट, तो डेटा से आउटपुट बनने का जो प्रोसेस है बस यही बताने वाला, ये नहीं बताने वाला इसमें कितने लोग इन्वॉल्व में, क्या क्या डॉक्यूमेंट आ रहा है, ठीक है, ये सब बताने वाला नहीं है। रिप्रेजेंट द डेटा स्टोर, इट्स सो वे डेटा इज लॉजिकली स्टोर फॉर द फ्यूचर, ये बताएगा डेटा कहाँ पे लॉजिकली स्टोर किया गया है, ठीक है। सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स सिस्टम को कॉम्प्लेक्स कर देगा, ठीक है। हेल्प्स इन सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस, वही जो सिस्टम एनालिसिस था, तो 2 कॉमन पॉइंट मिल गया, ये 2 पॉइंट लिख लीजिएगा। यूजफुल फॉर सिस्टम डिजाइन, इससे सिस्टम डिजाइन मतलब सॉफ्टवेयर बनाने में बहुत मदद मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया चैप्टर, बेसिकली हो गया चैप्टर 3। आप यूनिट 4 से छोड़ करके आप यूनिट 5 कर सकते हैं, आप यूनिट 5 कर सकते हैं, ठीक है। यूनिट 5 कर सकते हैं, चलिए यूनिट 5 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द सॉफ्टवेयर फंक्शनल टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर फंक्शनल टेस्टिंग, टेस्टिंग मतलब बेसिकली सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना, कोई भी सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा टैली एक क्या है, सॉफ्टवेयर है। टैली हम लोग क्यों यूज करते हैं, बेसिकली अकाउंटिंग वर्क के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है। अब टैली प्रॉपरली अकाउंटिंग वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपका कैलकुलेटर 2+2 करके 40 आ जा रहा है, तो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। वैसे अगर टैली प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो उस सॉफ्टवेयर को चेक करना। टैली का फंक्शन क्या है, प्रॉपर अकाउंटिंग वर्क करना, डेटा को स्टोर करना। इवन टैली का देखिए बहुत सारे वर्जन आते हैं, जहाँ पे आप फुल फ्लेजेस अगर आप टैली लेंगे तो अलग अलग डिपार्टमेंट का भी सारे जो डिपार्टमेंट होते हैं उसमें आप बना सकते हो।
डिपार्टमेंट वाइज डेटा स्टोर होता है, डिपार्टमेंट वाइज सारे डेटा वो एनालिसिस करके दे भी देता है। पर अगर आप नॉर्मल टैली देखेंगे तो एक अकाउंटिंग वर्क के लिए ज्यादा यूज होता है जो नॉर्मल टैली होता है। तो अब एक सॉफ्टवेयर को प्रॉपरली टेस्ट करना कि उसका फंक्शन काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसी को बोलते हैं सॉफ्टवेयर फंक्शन टेस्टिंग। एक होता है सिस्टम टेस्टिंग। मान लो मेरा कोचिंग सेंटर में 4 सॉफ्टवेयर लगा, चारों सॉफ्टवेयर को अच्छे से टेस्ट करना। क्योंकि चारों जो सॉफ्टवेयर है, 4 सॉफ्टवेयर है, चारों सॉफ्टवेयर आपस में क्या इंटीग्रेटेड है, सारे सॉफ्टवेयर मिल करके कोचिंग सेंटर को चला रहे हैं, जितने भी डेटा वगैरह सब उसी चारों सॉफ्टवेयर में है। तो पूरा का पूरा सिस्टम को चेक करना कि जो सिस्टम मैंने बैठाया वो सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं सिस्टम टेस्टिंग। जब किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के फंक्शन को टेस्ट करते हैं ना, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर फंक्शन टेस्टिंग। जब सारे के सारे सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं, देखो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग द कंप्लीट सॉफ्टवेयर सिस्टम, मतलब जितने भी सॉफ्टवेयर लगे आपके सिस्टम में, आपके बिजनेस में, सारे सॉफ्टवेयर का टेस्टिंग करना, दैट इज कॉल्ड सिस्टम टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग मतलब होता है किसी सिंगल सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना, यूनिट मतलब वन होता है ना, किसी सिंगल सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना, दैट इज कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग, ठीक है। रिग्रेशन टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, कोई सॉफ्टवेयर था, आपने उसको एडिट किया, आपने उसको अपडेट किया, कोई सॉफ्टवेयर होता है, आपने उसको अपडेट किया, ठीक है ना, उसके बग होता है ना, बग आते रहते बग आते, तो कोई सॉफ्टवेयर था, आपने उसके बग को ठीक किया, उसके बग को फिक्स किया, उसको अपडेट किया, अपडेट करने के बाद वो सॉफ्टवेयर ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। जैसे आपके फोन में देखिए अपडेट आता है, अपडेट होने के पहले कुछ मान लो प्रॉब्लम थी, अब कंपनी ने आपको अपडेट दिया, उसमें लिखता है कि इस अपडेट से ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, फिर आप उसको अपडेट करते हो, अपडेट करने के बाद फिर आप चेक करते हो भाई ये प्रॉब्लम ठीक हुई या ठीक नहीं हुई। इसी पूरे प्रोसेस बोलते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। देखो, रिग्रेशन टेस्ट इज परफॉर्म्ड आफ्टर मॉडिफाइंग और अपडेटिंग द सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। इसका पूरा का पूरा अगर 5 नंबर में आएगा तो सिंपली पहले चेकिंग द एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी, पहले वो चेक करेगा कि भैया प्रॉब्लम क्या है, जो जो सॉफ्टवेयर चल रहा है उस पहले चेक करेगा उसमें प्रॉब्लम कहाँ कहाँ बग है। परफॉर्म्ड आफ्टर बग फिक्सिंग, बग फिक्स कर दिया, अपडेट के माध्यम से बग को फिक्स कर दिया, फिर उसके परफॉर्मेंस को चेक करेगा। इम्प्रूव द सॉफ्टवेयर क्वालिटी, और वो सॉफ्टवेयर क्वालिटी के ओवरऑल परफॉर्मेंस को चेक करेगा और उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। लेट से क्वालिटी इंप्रूव हो गई तो उसको मेंटेन करने, उसको स्टेबल करने की कोशिश करेगा। क्या बोल रहा है देखो ना, रिग्रेशन टेस्टिंग हेल्प टू मेंटेन द क्वालिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। अगर आपने रिग्रेशन टेस्टिंग किया तो रिग्रेशन टेस्टिंग मतलब क्या था, सॉफ्टवेयर को आपने अपडेट किया, तो अपडेट करने के बाद वो सॉफ्टवेयर स्टेबल रहे, प्रॉपरली वर्क करे, इसी को बोलते हैं इंप्रूव द सॉफ्टवेयर क्वालिटी। Save future maintenance cost by detecting the problem earlier. Regression testing reduce the future maintenance cost by फ्यूचर में बड़ा लॉस होने से पहले आपने रिग्रेशन टेस्टिंग कर लिया, सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दिया, ठीक है। तो जो अब देखो, एक सॉफ्टवेयर बनाने में बहुत खर्चा होता है, बट अपडेट करने में खर्चा कम लगता है। तो अगर आप अपडेट करने से अगर आपका सॉफ्टवेयर ठीक हो जा रहा है तो कहीं ना कहीं आप बड़े खर्चे से बच गए, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर फंक्शनल टेस्टिंग, कितने कितने टाइप के सॉफ्टवेयर फंक्शनल टेस्टिंग होती है। जैसे पहला होता है यूनिट टेस्टिंग, पढ़ा चुका है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, 2-3 सॉफ्टवेयर आपस में इंटीग्रेट है। फॉर एग्जांपल, एक सॉफ्टवेयर है एम्प्लॉय का, एक सॉफ्टवेयर है मान लेते बोल सकते हैं एम्प्लॉयर का, जहाँ पे सारा एम्प्लॉयर अपना हिसाब रखता है। एक सॉफ्टवेयर है एम्प्लॉय का और एक सॉफ्टवेयर मान लेते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। तो ये तीनों सॉफ्टवेयर आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। तो इन सारे सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करना, इसको बोलते हैं इंटीग्रेट। इंटीग्रेट समझते हो ना, कि 3-4 सॉफ्टवेयर आपस में मिल करके काम कर रहे हैं, इन सारे सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करना, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। देखो, इंटीग्रेशन टेस्टिंग चेक वेदर डिफरेंट मॉड्यूल, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर है, वर्क टुगेदर करेक्टली आफ्टर बीइंग कंबाइंड करने के बाद ये प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सिस्टम टेस्टिंग पढ़ा चुका हूं। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का मतलब क्या है, जैसे मान लो सॉफ्टवेयर आपने अपडेट कर दिया, ठीक है, या सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कर दिया, तो एट द एंड वो सॉफ्टवेयर कौन यूज करेगा, कस्टमर यूज करेगा या एम्प्लॉय यूज करेगा। तो उनका फीडबैक लेना कि एम्प्लॉय मान लो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, तो उनसे बात करना कि सर सॉफ्टवेयर प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, या कस्टमर यूज कर रहा है तो कस्टमर से फीडबैक लेना, प्रॉपर एप्लीकेशन काम कर रहा है नहीं काम कर रहा है, इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस। देखो, acceptance test is performed by the user or customer to verify whether software meet the requirement, ठीक है। एक्सेप्ट परफॉर्म बाय द यूजर, यूजर या कस्टमर, जो यूजर मतलब एम्प्लॉय, कंपनी के एम्प्लॉय या कंपनी का कस्टमर, ठीक है। अब आप उससे पूछ रहे हो कि ये प्रॉपर्ली सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर का कोई ना कोई एक पर्पस होता है, कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव होता है, तो उस ऑब्जेक्टिव ये सॉफ्टवेयर खरा उतरा या नहीं, बस आप वो चेक करते हो, ठीक है। रिग्रेशन टेस्टिंग ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना, इसमें देख लीजिएगा। राइट राइट अ शॉर्ट नोट एडवांटेज ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग।
तो एडवांटेज क्या कि भैया आपका डिटेक्ट मतलब बग वगैरह कोई एरर होगा पहले डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करने से सॉफ्टवेयर की क्वालिटी बढ़ जाती है, सिक्योरिटी इंप्रूव हो जाती है, और जो यूजर है, जो कस्टमर, उनकी सेटिस्फेक्शन बढ़ जाती है, और आपका मेंटेनेंस कॉस्ट भी क्या होता है, कम होता है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग मतलब वही एम्प्लॉय या कस्टमर सॉफ्टवेयर को चलाता है, और जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए आपने सॉफ्टवेयर बनाया था, वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर उस पर्टिकुलर पर्पस पे खरा उतर नहीं कर रहा। जैसे मान लो आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया था अकाउंटिंग के लिए, और आपने एक एम्प्लॉय को रखा, भाई चल तू अकाउंटिंग कर टैली में। अब आप अपने एम्प्लॉय से पूछ रहे हो टैली काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, टैली प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया क्लास रिकॉर्ड करने के लिए, तो डेवलपर ने मुझे सॉफ्टवेयर बना के दे दिया। अब डेवलपर मेरे से पूछ रहा है सर आपका क्लास प्रॉपरली रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं रिकॉर्ड हो रहा है, तो यूजर से पूछ रहा है, इसको बोलते हैं यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज द फाइनल स्टेज ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग परफॉर्म बाय द एंड यूजर। मान लो मैंने एक डेवलपर को बोला कि मेरे लिए एक सॉफ्टवेयर बनाओ, मैं उससे क्लासेस रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। अब उसने एक सॉफ्टवेयर बना के दे दिया, अब मैं क्लासेस रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा, अब वो मैं टेस्ट करूंगा। इट्स चेक वेदर द सॉफ्टवेयर मीट द रिक्वायरमेंट। मेरा रिक्वायरमेंट क्या था, भाई क्लास रिकॉर्ड होना चाहिए, अब प्रॉपर मेरा क्लास रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैं उसमें चेक करूंगा, ठीक है। परफॉर्म द एक्चुअल यूजर। एक्चुअल यूजर कौन, मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ तो मैं चेक करूंगा। वेरीफाई द यूजर रिक्वायरमेंट। मेरा यूजर रिक्वायरमेंट क्या था, रिकॉर्डिंग, तो भैया रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कंडक्ट बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है ना। यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग यूजली टेस्टिंग फेज बिफोर द सॉफ्टवेयर रिलीज। मतलब जो प्रॉपर अभी सॉफ्टवेयर बना नहीं है, सॉफ्टवेयर बनने से पहले एक बार आप मेरे को डेमो मिलता है, तो डेमो में चेक करते हैं, अगर डेमो में मेरा क्लासेस रिकॉर्ड हो रहा, फिर फाइनली वो सॉफ्टवेयर बना करके वो इंस्टॉल कर देगा। समझ रहा है, काइंड ऑफ यूजर टेस्टिंग। मतलब टेस्टिंग मतलब क्या होता है, डेमो। वो मुझे डेमो बना के देगा, सर एक बार देख लीजिए प्रॉपर्ली क्लास रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं देख लिया क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, मैंने बोला हाँ सर क्लास रिकॉर्ड हो रहा है। अब वो मेरे को अब क्या करेगा, नया एक सॉफ्टवेयर बना करके दे देगा, ठीक है। टेस्ट केस जनरेशन, देखो, टेस्ट केस जनरेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग टेस्ट केस टू चेक वेदर अ सॉफ्टवेयर सिस्टम वर्क करेक्ट। इट हेल्प वेरीफाई द सॉफ्टवेयर फंक्शनलिटी। एक सॉफ्टवेयर का फंक्शन, हर एक सॉफ्टवेयर का अलग अलग फंक्शन होता है, तो सॉफ्टवेयर का फंक्शन प्रॉपरली चल रहा है नहीं चल रहा है, नाम क्या है, टेस्ट केस जनरेशन। टेस्ट केस जनरेशन मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर का हर एक सॉफ्टवेयर का कुछ कोई ना कोई फंक्शन होता है। जैसे मान लो ओबीएस सॉफ्टवेयर, उसका फंक्शन क्या है, क्लासेस को रिकॉर्ड करना, स्ट्रीमिंग करना। यूट्यूब पे हम लोग लाइव करवाते हैं ना, तो स्ट्रीमिंग करने में वो मदद करता है। तो ओबीएस एक स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर होता है, इससे क्लासेस भी रिकॉर्ड होती है और स्ट्रीमिंग भी मदद होती है। तो अब टेस्ट केस जनरेशन मतलब क्या है कि हम अब उस सॉफ्टवेयर का जो एक्चुअल परफॉर्मेंस उसको चेक करेंगे, क्या प्रॉपरली स्ट्रीम हो रहा है, क्या प्रॉपरली क्लास रिकॉर्ड हो रहा है या रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। देखो ना, इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए टेस्ट केस, चेक वेदर सॉफ्टवेयर सिस्टम वर्क करेक्टली। भैया ओबीएस का काम क्या था, ओबीएस जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं ओबीएस से रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो ओबीएस सॉफ्टवेयर का काम है क्लासेस को रिकॉर्ड करना, यूट्यूब पे क्लासेस करवाना, क्या ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका टेस्ट करना, दैट इज कॉल्ड टेस्ट केस जनरेशन। बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट, टेस्ट केस आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट एंड सिस्टम स्पेसिफिकेशन। कोई भी देखो, ये जो टेस्ट केस होता है ना, वो यूजर के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर बना होता है, तो बस वो चेक करता है कि यूजर के अकॉर्डिंग जो सॉफ्टवेयर बना है वो प्रॉपरली काम कर रहा है या काम नहीं कर रहा है। तो वो बोला बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। जैसे ओबीएस सॉफ्टवेयर बेसिकली बना ही है स्ट्रीमिंग करने के लिए, ठीक है, तो यूजर का रिक्वायरमेंट क्या है, स्ट्रीमिंग, तो उसको चेक करना। तो टेस्ट केस आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट, जो यूजर का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो टेस्टिंग होगा, ठीक है। डिफाइन इनपुट एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट। अ टेस्ट केस स्पेसिफाई इनपुट डेटा, टेस्टिंग स्टेप्स एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट, ठीक है। दिस हेल्प कंपेयर एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड आउटकम। जैसे एग्जांपल देख लो, एंटरिंग अ करेक्ट पासवर्ड एंड एक्सपेक्टिंग अ सक्सेसफुल लॉगिन। जैसे अपने क्या करते हैं, करेक्ट पासवर्ड डालते हैं तो हमारा लॉगिन क्या होता है, सक्सेसफुली होगा। वैसे ही जो हमारा डिफाइन इनपुट एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट, मतलब जब हम लोग टेस्ट केस करते हैं ना, तो उस केस में हम जो भी इनपुट डालते हैं, ठीक है, वो वो इनपुट से जो आउटपुट आना चाहिए वो टेस्ट करना। जैसे एग्जांपल में दे रहा हूं, मान लो कैलकुलेटर है, आपने 2 + 2 किया तो आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, 4। तो आपने इनपुट में अगर 2 + 2 दिया है तो एक्सपेक्टेड 4 ही होगा। अगर 4 नहीं आया तो इसका मतलब खराब है। वही चीज बोल रहा है कि टेस्ट केस स्पेसिफाई द इनपुट डेटा, पहले वो डेटा को चेक करेगा। अब कैलकुलेटर मैंने क्या लिया, 2 + 2, अगर मेरा इनपुट सही है, 2 + 2 है, तो मैं आउटपुट क्या एक्सपेक्ट करूंगा, 4 एक्सपेक्ट करूंगा। तो जो भी इनपुट है ना उसको पहले स्पेसिफाई करेगा।
फिर स्टेप चेक करेगा कि भैया 2 के बाद प्लस किया था कि नहीं प्लस किया था। जैसे 2 है, 2 के बाद मुझे प्लस करना था, ये स्टेप को चेक करेगा। तो 2 के बाद प्लस किया कि नहीं किया, फिर दोबारा 2 लिखा कि नहीं लिखा। तो अगर इनपुट भी सही है, प्रोसेस भी सही है, तो आउटपुट भी सही आना चाहिए 4। ठीक है, तो वही बोल रहा है इस इनपुट स्पेसिफाई द इनपुट डेटा, टेस्टिंग स्टेप एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ठीक है, ये एरर वगैरह को डिटेक्ट करने में काफी मदद करता है। अब 2+2 अगर 4 नहीं हो रहा तो पक्का वहां पे एरर है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टेक्निक ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग और टेस्ट केस जनरेशन। क्या क्या टेक्निक है, पहला रिग्रेशन टेस्टिंग टेक्निक देख लो, रीसेट ऑल। ठीक है, रिग्रेशन का मतलब क्या होता है, सॉफ्टवेयर को अपडेट कर देना। ठीक है, ये क्या करता है, इन दिस टेक्निक ऑल टेस्ट केस वेर एग्जीक्यूटेड अगेन एंड आफ्टर मॉडिफिकेशन, पूरा सॉफ्टवेयर को अपने क्या करते हैं, अपडेट करके पूरा नया कर देते हैं। रिग्रेशन टेस्ट सिलेक्शन, ओनली द अफेक्टेड टेस्ट केस आर सेलेक्टेड एंड एग्जीक्यूटेड। हो सकता है कोई पर्टिकुलर एरिया में प्रॉब्लम है तो वहीं पे अपडेट करेंगे, पूरे सिस्टम को अपडेट नहीं करेंगे। तो एक टेक्निक है कि दोबारा सारे के सारे एरिया को अपडेट कर दो, मतलब सारा का सारा सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दो, या अगर किसी पर्टिकुलर जगह प्रॉब्लम है तो उसी को अपडेट करो। टेस्ट के प्रायोरिटाइजेशन, इंपॉर्टेंट हाई रिस्क टेस्ट आर एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। जो सॉफ्टवेयर में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो जहां पे रिस्क ज्यादा, पहले आप उसको अपडेट करेंगे, बाद में नॉर्मल वाले को अगर जरूरत पड़ेगा तो करेंगे। ठीक है ना। एक ये देख लो, कंप्लीट रिग्रेशन टेस्टिंग, एंटायर सॉफ्टवेयर सिस्टम टेस्टेड आफ्टर द मेजर चेंजेस। सर, अपडेट के बाद सारे सारे सॉफ्टवेयर को दोबारा चेक करते हैं। ठीक है, टेक्निक फॉर द टेस्ट जनरेशन, पहला रिक्वायरमेंट बेस्ड टेक्निक, जो आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो लोग चेक करेंगे। जैसे मेरा ओबीएस एग्जांपल दिया था ना कि क्लासेस रिकॉर्ड हो रहे कि नहीं प्रॉपर्ली, उसके हिसाब से। इक्विवेलेंस द पार्शनिंग। ठीक है, इनपुट डेटा इज डिवाइडेड इनटू द ग्रुप्स एंड वन वैल्यू फ्रॉम ईच ग्रुप टेस्टेड, दिस रिड्यूस द नंबर ऑफ टेस्ट केस। एग्जांपल, टेस्टिंग ए इज वॉल्व फ्रॉम द इनवैलिड। ये वाला थोड़ा सा तुमको तुम्हारे तकलीफ हो जाएगा, छोड़ दो, थोड़ा इजी कराते हैं। बाउंड्री लेवल एनालिसिस, टेस्ट केस आर एग्जीक्यूटेड यूजिंग मिनिमम, मैक्सिमम एंड बाउंड्री वैल्यूज। ठीक है, दिस हेल्प डिटेक्ट द बाउंड्री रिलेटेड एरिया, फॉर एग्जांपल टेस्टिंग मार्क्स एंड रेट। ठीक है, तो बाउंड्री वैल्यू का ना सिंपली समझो, मान लो ये बैंक है। ठीक है, अब बैंक ने मान लो क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, मिनिमम क्राइटेरिया मान लो सेट किया हुआ है 5 लाख रुपए का, और मैक्सिमम रखा हुआ है 10 लाख रुपए का। ठीक है, तो 5 लाख रुपए के हिसाब से फॉर एग्जाम्पल किसी का सिविल स्कोर मान लो 750 है, तो वो बोला मिनिमम इसको 5 लाख का लोन देंगे, अगर मैक्सिमम 10 लाख रुपए का लोन देंगे। ठीक है, तो वो उसने मिनिमम वैल्यू को सेट कर दिया, मैक्सिमम वैल्यू को सेट कर दिया। बस अब सॉफ्टवेयर में ये देखना है कि ये मिनिमम वैल्यू के हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। कहीं 10 लाख से ज्यादा तो लोन नहीं दे दिया, कहीं 4 लाख से कम तो लोन नहीं दिया। ठीक है, तो आपने क्या बोला, मिनिमम 5 लाख का लोन देंगे। अगर किसी का सिविल स्कोर 750 है तो मिनिमम 5 लाख का लोन देंगे और मैक्सिमम 10 लाख का लोन देंगे। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू आप ये चेक करोगे, कहीं उसने 5 लाख से कम तो लोन नहीं दे दिया, कहीं उसने 10 लाख से ज्यादा लोन तो नहीं दे दिया। ये हो गया मिनिमम मैक्सिमम नंबर के हिसाब से आप टेस्ट कर रहे हो। देखो ना क्या बोल रहा है, टेस्ट केस आर क्रिएटेड यूजिंग द मिनिमम, मैक्सिमम एंड बाउंड्री लेवल। तो क्या था, 5 और 10 लाख का था, यही बाउंड्री लेवल था। मिनिमम था 5 लाख, मैक्सिमम था 10 लाख रुपया। दिस हेल्प डिटेक्ट द बाउंड्री रिलेटेड एरर। अब अगर 10 लाख से ज्यादा उसने लोन दे दिया, मतलब क्या सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है। 5 लाख से कम दे दिया, मतलब सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है। डिसीजन टेबल टेस्टिंग क्या होता है कि वैसे आप देखिएगा डिसीजन टेबल में क्या होता है, डिसीजन टेबल का मतलब क्या होता है, टेबल को देख करके डिसीजन लेना। ठीक है, अब मान लो आपने टेबल बनाया है, एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो एक कंपनी है, उसने एक सेल्स का टेबल बनाया है कि अगर कोई 1000 रुपए का सामान लेगा तो उसको 10% डिस्काउंट देंगे, कोई 10,000 का कोई अगर 2000 सामान लेगा तो उसको 15% डिस्काउंट देंगे, कोई 5000 का सामान देगा तो उसको 20% डिस्काउंट देंगे। मान लो ऐसा करके टेबल बना हुआ है। अब ये सॉफ्टवेयर उस टेबल का जो कंडीशंस है, वो कंडीशन के हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने लेस देन 1000 की शॉपिंग की है, कहीं ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक उसको 10% डिस्काउंट दे दिया, लेकिन कंडीशन क्या था कि 10,000 कंडीशन था कि 10,000, सॉरी कंडीशन था कि 1000 रुपए का मिनिमम शॉपिंग करेगा तब जाकर 10% का डिस्काउंट होगा। ठीक है, आप देखिए जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं तो ऑटोमेटिक डिस्काउंट हो जाता है, वहां पे लिखा रहता है कि अगर भाई मिनिमम इतना शॉपिंग करोगे तो ऑटोमेटिक डिस्काउंट आ जाएगा। तो मान लो आपने ऑटोमेटिक कंडीशन डाल दिया था कि कोई भी 1000 रुपए का सामान खरीदेगा उसको 10% का ऑटोमेटिक डिसीजन मिल जाएगा। तो अब आप देख रहे हो कि भैया इसने तो 1000 से कम शॉपिंग किया, फिर भी ये ऑटोमेटिक कंडीशन, ऑटोमेटिक ये डिसीजन, मतलब ऑटोमेटिक ये डिस्काउंट अप्लाई हो गया, ये तो गलत है, मतलब सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है। तो आपने सॉफ्टवेयर में अलग अलग कंडीशन डाल दिया, उस कंडीशन के हिसाब से सॉफ्टवेयर काम कर रहा है या काम नहीं कर रहा है। जैसे देखो यहाँ पे, टेस्ट केस आर प्रिपेयर्ड बेस्ड अपॉन द डिफरेंट कंडीशन, अलग अलग कंडीशंस है, एंड एक्शन सोन इन द डिसीजन टेबल।
डिसीजन टेबल में अलग अलग कंडीशंस है, उस प्रॉपर कंडीशन के हिसाब से सॉफ्टवेयर काम कर रहा है या काम नहीं कर रहा है, इसको बोलते हैं डिसीजन टेबल टेस्टिंग। तो बस चैप्टर 1 2 और आपका 3 और 5 ये 4 अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है, आपका आराम से हो जाएगा। बस चीजों को अच्छे से समझ जाओ और अपने लैंग्वेज बनाकर लिखने की कोशिश करो, ठीक है दोस्तों। होपफुली आपको सेशन एंजॉय किए होंगे, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।